है उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मनसुख मंडाविया उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा यहां कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया और कई तरफ से दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 51 गांव का अपनी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत शामिल भी किया। बता दें कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्होंने दी है। बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नीति और मलारी में प्रवास किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के माना गुंजी चाइना बॉर्डर से जुड़ी हुई है और ऐसे में इन्हें भारत के अंतिम गांव के रूप में नहीं बल्कि पहले गांव के रूप में माना जाएगा। इनका विकास भी प्रथम गांव के रूप में ही किया जाएगा। वहीं प्रथम चरण में नीति माना गुंजी और मल्हारी को विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में 51 गांव को चिन्हित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जी नीति और मलारी गए थे और उन्होंने वहां से कल दूरभाष पर मेरी बात भी हुई थी और वो कार्यक्रम में भी जुड़े थे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है वाइब्रेंट विलेज, और उन्होंने माणा प्रवास के दौरान इन सभी गांवों को जो भारत के पहले अंतिम गांव के रूप में हम लोग जानते हैं उनको हैं ही, उन सभी गांवों को प्रथम गांव कहा है कि वो भारत के प्रथम गांव होंगे और प्रथम गांव के रूप में ही उनके विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। उस दिशा में हमको 4 गांव अभी पहले चरण में नीति, मलारी, माणा और गुंजी 4 मिले हैं। इसके बाद अभी एमएचए कुछ गांव और भी जो है भारत का गृह मंत्रालय और गांव को भी सर्च कर रहा है। उसमें भी हमें लगता है कि उत्तराखंड के और भी गांव सम्मिलित किए जाएंगे तो उनका तेजी से विकास होगा। मैं समझता हूं कि वो गांव सभी के लिए निकट भविष्य में देखने योग्य होंगे। जो भी हमारे उत्तराखंड के अंदर आएंगे हम लोग प्रयास करेंगे कि वो इन गांवों तक भी जाएं। राज्य को कई योजनाएं मिलने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि इस साल हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कई योजनाएं मिली है। इसके साथ ही पूर्व में रखी गई केंद्र सरकार की योजनाओं की भी स्वीकृति प्रदेश को मिल गई है। वहीं उत्तराखंड में पिछले 2 दिन बहुत बारिश हुई और इस वजह से कई जगह नुकसान भी हुआ है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा केंद्र का भी निरीक्षण किया। आपदा केंद्र का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि जो बारिश हुई है उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग और आपदा केंद्र को मिलकर नुकसान का आकलन करने के लिए कहा गया है। कल जो पिछले 24 घंटे में काफ़ी तेज बारिश कुछ स्थानों पर हुई है, जिससे किसानों की फसलों का भी नुकसान हुआ है, विशेषकर गेहूं की और जो अन्य जो मौसमी खेती है उन सभी को नुकसान हुआ है। उसके लिए कृषि विभाग को और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर उसका आकलन करवाने के लिए कहा है। आकलन होते ही निश्चित रूप से जो भी सहायता सरकार की तरफ से होती है वो सहायता हम लोग करेंगे। रामनगर लगातार बारिश के चलते 4 मजदूर कोसी नदी के टापू में फंस गए थे और कड़ी मशक्कत के बाद उनको निकाल लिया गया। बता दें आपको कि शुक्रवार की दोपहर से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कालूसिद्ध स्थित कोटी नदी जो कोसी नदी है उसके बीचों बीच बने टापू पर ये श्रमिक फंस गए थे। श्रमिकों द्वारा शोर मचाने पर किनारे खड़े लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग और पुलिसकर्मियों की टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। वहां फंसे वृद्ध श्रमिक दयाल शरण ने बताया कि वे कोसी नदी में चाय की दुकान चलाते हैं। तेज बारिश के बाद नदी में पानी भरने के कारण ही 3 लोगों के साथ फंस गए। वहीं प्रशासन द्वारा सभी लोगों से अपील की गई है कि लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। कोसी नदी में आया पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे में कोई भी लापरवाही न बरती जाए। ध्यानी है, मैं फायर स्टेशन रामनगर से हूँ। क्या घटना हुई थी यहाँ? एक ही घटना सूचना हमारे पास आई थी कि टापू में 4 लोग फंसे हुए हैं जिनको निकाला जाना है। पानी काफी बढ़ चुका था। हमारी यूनिट यहाँ पे पहुंची और तत्काल हमने एक रेस्क्यू करा। एक तरफ से हमने रस्सी फेंक के इन 4 लोगों को सकुशल बाहर निकाला। नदी में फंस गए थे क्या? नदी में साथ दुकान है मेरी। काय की? ये चाय ये खाने पीने की। अच्छा, हाँ जी। और कितने जने थे तुम्हारे साथ? 3 जने और तो था। तो सबको निकाल लिया बाहर? हाँ निकल गया था बाहर। कैसे बाहर? नदी में पानी बढ़ गया था? बारिश हो रही थी साहब, हम दुकान में चाय पानी पीने आ रहे थे तो हम बैठे रहे। फिर अधिक बारिश होती रही, फिर बाढ़ आ गई है, पानी बहुत आ गया।
तो नदी में अचानक बारिश का पानी आ गया और पानी का जलस्तर जो बढ़ता गया, जिससे कि 4 लोग वहां पर फंस गए। उनका रेस्क्यू कर उन्हें बाहर सुरक्षित निकाला गया है। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने रेस्क्यू किया, मिलकर ये रेस्क्यू किया गया और उसके बाद इन 4 लोगों को बाहर निकाला गया। बता दें आपको, ये 4 लोग जो हैं वहां पर रुके हुए थे और अपना कुछ काम के सिलसिले में वहां पर रुकते हैं, दुकान लगाते हैं और जो यहाँ पर लोग आते हैं पर्यटक, वो इनसे ये सामान खरीदते थे। लेकिन अचानक इनकी मुसीबत बढ़ गई और पानी जब बढ़ गया नदी नाले, क्योंकि इस वक्त उफान पर है, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अचानक जो पानी बढ़ा और उसी वजह से ये लोग बीच में फंस गए और इन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। राजीव अग्रवाल पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। राजीव, कितनी मशक्कत करनी पड़ी इन 4 लोगों को बाहर निकालने में? देखिए नेहा जी, मैं आपको बताऊं कि कल जो लगातार अचानक दोपहर से बारिश हुई, उसमें जो है सामान्य जनजीवन जो था पूरी तरह ठहर गया। तो बारिश के कारण एक बस भी जो है यहाँ तेड़ा में बरसाती उफानी नाले में पलट गई थी। उसमें 27 लोग सवार थे, लेकिन सुरक्षित उन्हें निकाल लिया। तो वहीं ये कोसी नदी, जहाँ से खनन का कार्य होता है, तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से यहाँ मजदूरी करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में मजदूर आते हैं। और कल जब दोपहर अचानक बारिश हुई तो ये कालू सिद्ध के समीप कोसी नदी में पानी अचानक इतनी तेज बढ़ गया कि वहाँ नदी में जो एक चाय की दुकान का भी वयोवृद्ध बुजुर्ग है रामचरण, उसने बताया कि वो दुकान पर अपने रोज की तरह बैठा था, लेकिन उसको भी नहीं पता था कि पानी बढ़ जाएगा। और दुकान में 3 जो मजदूर थे जो कोसी नदी में मजदूरी करते थे, वो मजदूर भी बैठे थे। जब पानी बढ़ गया, पानी अचानक खूब बहाव पानी का बढ़ गया, तो इन लोगों ने जब शोर मचाया तो टापू की दूसरी तरफ जो है और श्रमिक खड़े थे। उन्होंने कानन फानन में घटना की जानकारी प्रशासन को दी। प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग का वाहन वहां मौके पर पहुंचे और कर्मचारी पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से दमकल विभाग के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी में रस्सा फेंक कर जो नदी के टापुओं में फंसे हुए थे 4 लोग फंसे हुए थे, जिसमें 3 श्रमिक और एक दुकानदार थे। इनको कड़ी मशक्कत के करीब आधे से 1 घंटे की मशक्कत के बाद रस्सों के सहारे इनको सुरक्षित रेस्क्यू कर घर पहुंचाया गया। और जो नदी से टापू से बाहर निकाले गए श्रमिक भी काफी डरे हुए थे और उन्होंने जो पुलिस और दमकल विभाग का जो रेस्क्यू अभियान था, उसको उन्होंने पुलिस की भी प्रशंसा की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर काफी मशक्कत की गई और टापू पर फंसे थे ये लोग और कोसी नदी के बीचों बीच जो टापू बना है उस पे फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें कुशल बाहर निकाल लिया गया। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदेश और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के सवालों से डर गई है, इसीलिए जल्दबाजी में उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई। अब सरकार उनका बंगला खाली करा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आज विपक्ष से घबरा गई है और जनता 2024 में भाजपा को इसका जवाब देगी। सुमित हृदेश ने कहा कि देश भर में राहुल गांधी के करोड़ों घर हैं और हमारे सबके घर उनके अपने हैं और राहुल इस कार्रवाई से नहीं डरेंगे, वो सरकार से लड़ते रहेंगे। हम सब कांग्रेसी उनके साथ है। सरकार डर गई उनके प्रश्नों से और संसद में किसी भी मंत्री ने, ना प्रधानमंत्री ने कोई सही जवाब दिया। और राहुल जी जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे जो बदहाल होती जा रही हैं, ध्वस्त होती जा रही हैं, आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाएं जो ध्वस्त होती जा रही हैं, जब वो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर जाती है। और ये डर का नतीजा है कि आनंद फानन में गुजरात के एक सेशन कोर्ट पे मानहानि का कोई केस था, उसमें उनकी सदस्यता तुरंत, कोर्ट ऑर्डर निकला नहीं उससे पहले 26 घंटे में सदस्यता रद्द और उनसे कहा जाता है आप अपना बंगला खाली करिए। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ, पहली बात तो राहुल गांधी जी के करोड़ों करोड़ों निवास है यहाँ पे, क्योंकि उनके करोड़ों करोड़ों चाहने वाले इस देश में हैं और हम सबके जो घर है वो राहुल गांधी जी के घर है और वो उस परिवार से आते हैं जिसने देश की आजादी से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने में जिनका श्रेय है, ऐसे परिवार से आते हैं। तो ये जो ये गीदड़ भपके से नहीं डरने वाले हैं और राहुल जी का जो प्रहार है उसमें और तीव्रता आएगी और सत्य की लड़ाई में और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हमने नहीं, पूरे देश के जितने कांग्रेसी हैं सब उन्हें इनवाइट करते हैं। आपका स्वागत है, ये जो हमारा घर है आपका घर है, राहुल जी हम सब आपके साथ हैं।
निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो गांव के प्रधान बनने लायक नहीं थे वे आज मंत्री बन बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में नौकरशाही पूरी तरह से हावी है। पूर्व मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरिद्वार संसद सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और कहा है कि यदि पार्टी आलाकमान उन्हें हरिद्वार संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत करता है तो वह पूरी मेहनत से चुनाव लड़ेंगे। तो 27-28 साल चाहे कल्याण सिंह के साथ हो, मायावती में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री के रूप में हो, फिर आप तिवारी साहब मंत्री हो, फिर विपक्ष नेता हो, फिर विजय बहुना साहब मंत्री, फिर हरीश राव साहब मंत्री, फिर तीरथ राव साहब मंत्री, फिर कुछ दिन तीरथ रावत के साथ भी, फिर कुछ महीने धामी के साथ भी। तो लगातार मुझे पिछले 30 सालों में सरकार में या विपक्ष के नेता के रूप में काम करने का मौका मिला है। तो मैंने कहा भाई मैं अब एमएलए चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि रोज अब आप रोज एक ही क्लास में बैठा रहे व्यक्ति तो आदमी को लगता है यार कि बस रोज वही चैप्टर पढ़ते रहो। तो रोज अब विधानसभा में ठीक है, अब ये लोग नए लोग हैं, हमारे नए नौजवान हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। भाई ये लोग विधायक बने, ये मंत्री बने, इनको मौका मिलना चाहिए। तो मैंने पार्टी से कहा था कि भाई मैं या तो पार्टी के लिए काम करूंगा और भविष्य में लोकसभा चुनाव अगर पार्टी मुझे लड़ाती है तो मैं उसकी तैयारी करूंगा। तो मैंने अभी पार्टी से कहा है कि भाई मैं हरिद्वार लोकसभा से क्योंकि बहुत समय से पहाड़ में मेरी गतिविधियां उतनी तेज नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। रुड़की में पत्रकारों से वार्ता करते हुए महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने अडानी के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला किया। इस आर्थिक घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन की मांग मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने की, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आवाज दबाकर भाजपा महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और प्रदेश के साथ स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। हमारे नेता श्री राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता खत्म की गई है उसको लेकर के हम लोगों ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में जैसे हमारे राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, जैसे वो संवैधानिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष को चलाने की बात कर रहे थे, जैसे वो संसद में अपने हकों की मांग कर रहे थे और सरकार ने द्वेष भाव के कारण उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया और उसको लेकर के और हमारी जो लोकल के इश्यूज़ हैं, लोकल के इश्यूज़ में किसान की बात हो भले ही उस आजकल किसान, मैं भी किसान हूं और फसलें जो हैं बारिश के कारण खराब हो गई हैं, उसके मुआवजे की मांग को लेकर के, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर के। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जिस तरह से सदन में और सदन के जो सम्मानित सचिवालय है, लोकसभा सचिवालय, उन्होंने किस तरह से माननीय राहुल जी की सदस्यता में तत्परता दिखाई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अगर काश वो इतनी तत्परता जेपीसी के गठन में दिखाते तो उसका एक बहुत ही अच्छा मैसेज देश में जाता, क्योंकि उसमें एलआईसी का और बैंकों का जो पैसा है वो आम आदमियों का है। वो पूंजीपति तो बैंक में जमा करता ही नहीं है, वो तो बैंक से लोन लेता है। ये थी कि अभी कांग्रेस जो है इन सभी मुद्दों को लेकर, जैसे स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे लोकल इश्यूज हैं, बिजली टैरिफ है, सर्किल रेट है, यूजर चार्जेज हैं, हाउस टैक्स है, अभी सेवरेज का है, इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस एक जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रदेश सरकार द्वारा अतिक्रमण पर चलाया जा रहा बुलडोजर अब जल्द ही पौड़ी के पैठाणी बाजार पहुंचने जा रहा है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं पैठाणी बाजार के व्यापारी और स्थानीय लोग सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। यहां के निवासियों ने कहा है कि वे चाहते हैं कि प्रशासन मुख्य बाजार में बुलडोजर न चलाकर वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाए, जिससे कि वर्षों पुराने इस बाजार को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर पैठाणी बाजार पर बुलडोजर चलता है तो 250 से अधिक व्यापारी और युवा बेरोजगार हो जाएंगे। इसके साथ ही गांव से लेकर अपने
बच्चों और नौकरियों के लिए आए लोगों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रशासन को चाहिए कि मुख्य बाजार को छोड़कर दूसरी ओर से मार्ग ले जाने का काम करे, जिससे कि बाजार को टूटने से बचाया जा सके। तो इन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों ने या सरकार ने पहले तो किसी को सूचित नहीं किया। जब मकान बन रहे तब तो किसी को सूचित किया नहीं, किसी को बताया नहीं। अब अचानक ही जो है कल नोटिस दे दिए हैं पूरे, तो इससे तो लोग बिल्कुल पलायन हो जाएगा। एक तो सरकार कह रही कि नहीं यहाँ पलायन रोको, और दूसरी तरफ ये कह रही कि तो उसका समाधान भी निकल सकता है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहेगी तो यह तो थोड़ा सा यहाँ बाईपास का भी विकल्प है, और एक थोड़ा सा लोग अपने दुकानों के आगे जो 1-1 मीटर या जितना भी संभव है वो तोड़ देंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। और पार्किंग तो खैर काफ़ी दूर बन रखी है ना, लेकिन हमने ये कहा था कि नज़दीक में एक पार्किंग थोड़ा और बना दी जाए, तो ताकि जो ये गाड़ियाँ लग रहे हैं मार्केट में ये हो जाए, तो विकल्प है इसके लिए। कोरोना काल के बाद रुड़की आईआईटी का 22वां दीक्षांत समारोह 6 अप्रैल को होने जा रहा है। इसे लेकर आईआईटी प्रबंधन ने जानकारी दी है। वहीं दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शिरकत करेंगे, जिसमें यूजी, पीजी और पीएचडी 2022 के छात्र छात्राओं को दीक्षांत समारोह में डिग्रियों से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 1005 अंडर ग्रेजुएट, 638 पोस्ट ग्रेजुएट और 379 डॉक्टरल छात्र हैं। साथ ही 125 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर के पंत का कहना है कि कोविड काल के बाद आईआईटी रुड़की का दीक्षांत समारोह हो रहा है, जिसको लेकर तैयारी चल रही है। इस बार डिग्री लेने वाले छात्र दीक्षांत समारोह में कुर्ता पायजामा और छात्राएं साड़ी में नजर आएंगी। हमने बताया और उसमें हमने नोटिफाई भी कर दिया है। तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, वो इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और कन्वोकेशन में स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे जो चीफ गेस्ट। उसके अलावा हमारे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं डॉक्टर पी रेड्डी, तो वो इसमें जो है साथ में रहेंगे इसमें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।